Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्लासिफिकेशन है, किस बेस पे क्लासिफिकेशन है और मल्टीपल क्रॉपिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके क्या प्रीरिक्विजिट हैं। इसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, क्या डिफरेंस है क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को आप जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बहुत हेल्पफुल लेक्चर है, इससे हमें पता चलता है कि कैसे एक क्रॉप रोटेशन क्रॉपिंग पैटर्न में कन्वर्ट होता है और क्रॉपिंग पैटर्न कैसे एक क्रॉपिंग सिस्टम में डेवलप होता है। तो जो स्टेबिलिटी है या जो सिस्टम है वो क्रॉपिंग सिस्टम में है, और ये क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो करना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं हम क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर लेते। क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग सिस्टम में एक डिफरेंस ये है कि हम क्रॉप रोटेशन में सिर्फ क्रॉप को कंसिडर करते हैं, उसकी एक प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम मैनेजमेंट कंसिडर नहीं करते कि रिसोर्सेज कैसे यूज़ करेंगे, कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, या हमारा किस एरिया में कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे, ये हम क्रॉप रोटेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन हम जब क्रॉपिंग सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम, देखिए उस लेक्चर में भी मैंने बताया था, सिस्टम एक कंपोनेंट का इंटर रिलेटेड और इंटरेक्शन है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ये इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स रहते हैं जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा होगा और रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे। अब रिसोर्सेज में लैंड बहुत अच्छी तरह यूज़ हम कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट अच्छा है, या हमारे पास जो लेबर है उसको हम प्रॉपरली इंगेज कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। मशीनरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं अगर हमने क्रॉपिंग सिस्टम अच्छा बना रखा है, क्रॉप रोटेशन अच्छा ले रखा है और क्रॉपिंग पैटर्न प्रॉपर है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें। तो यहाँ हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो देखिए, क्रॉप रोटेशन, हमको सिंपल क्रॉप रोटेशन नहीं बनाना कि राइस वीट ग्रो करना है या शुगर केन ग्रो करना है या मेज ग्रो करनी है, उसके बाद मस्टर्ड ग्रो करना है। ये एक प्लानिंग है कि किस क्रॉप को हम ग्रो करेंगे। लेकिन ये प्लानिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको, फार्मर को रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये बात तो सही है कि जो भी क्रॉप कल्टीवेशन किया जा रहा है वो इकोनॉमिक रिटर्न के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए कि इकोनॉमिक रिटर्न कैसे मैक्सिमम हो सकता है। वो तभी होगा जब हम रिसोर्सेज, जो फार्म पे रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपरली यूज करें। तो इसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें क्रॉपिंग सिस्टम के, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अब ये रिसोर्सेज कौन रिसोर्सेज हैं? जो फार्म पे अवेलेबल हैं। अगर काउडंग अवेलेबल है या वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है उसको यूज करना है, या ट्यूबवेल है तो उसका इरिगेशन वाटर यूज़ करना है। तो ये रिसोर्सेज जो भी हैं उसको प्रॉपरली यूज़ करें, तभी हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनपुट क्या है? रिसोर्सेज हैं। आउटपुट क्या है? यील्ड है, जो किस में कन्वर्ट होगी? इकोनॉमिक रिटर्न में कन्वर्ट होगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन। अब ये हम स्टेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं प्रोडक्शन में, कि जो हम एक साल में प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्म पे, वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि हमने एक साल इतने ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर लें कि दूसरे साल प्रोडक्शन कम हो जाए। ऐसा भी हमें नहीं करना कि एक साल हमने खेती में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और अगले साल हम पे पैसा नहीं बचा। तो ऐसा भी नहीं करना है, मेंटेन रखना है, स्टेबिलिटी मेंटेन रखिए। प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको मेंटेन रखना, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, ईयर बाई ईयर उसको इंक्रीज करना है। एंड थर्ड इज टू ऑब्टेन हायर नेट रिटर्न या हायर प्रॉफिट। जो ये इकोनॉमिक, क्योंकि जो भी कल्टीवेशन है या जो भी लाइवलीहुड है वो मनी पे डिपेंड है, तो हमको प्रॉफिट भी लेना है। तो क्रॉप रोटेशन ही केवल नहीं बनाना है, उसका मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करना है, और इन तीन ऑब्जेक्टिव के साथ क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करना है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, कैसे हमको ये होगा कि हम कैसे इसको ऑब्टेन करें, तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उसमें मैंने लेक्चर में बताया था कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट का जो इंटरेक्शन है अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट, वो क्रॉपिंग सिस्टम है।
तो इन्वायरमेंट के साथ मैनेजमेंट भी चेंज होता है और क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होते हैं, मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे क्रॉपिंग सिस्टम चेंज होता है। तो देखिए हर साइट का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। जैसी लोकेशन चेंज होती है वहाँ की सॉइल चेंज हो जाएगी, वहाँ लेबर अवेलेबिलिटी हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए। इसी तरह से वहाँ रेनफॉल में कुछ चेंज आएगा, टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा। तो जो क्रॉपिंग सिस्टम है इसलिए लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता है, ये लोकेशन स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि राइस वीट अगर एक क्रॉपिंग सिस्टम प्रॉफिटेबल है किसी एरिया में तो दूसरे एरिया में भी प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा वहाँ कौन से रिसोर्सेज है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। और अल्टीमेटली ये तो मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है, फार्मर किस तरह से क्रॉप्स को मैनेज करता है। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं ये तभी फुलफिल हो सकते हैं जब इसमें हम नंबर 1 प्रोडक्शन, हम जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में हम 2 चीज़ों पे ध्यान देते थे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। एक तो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। अब ये प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया से ये मतलब है कि कोई 1 हेक्टर एरिया है या 2 हेक्टर है या 1 बीघा है, उसमें कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो इसके लिए हमने सेलेक्ट किए वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी हमने सेलेक्ट कर दी। तो इसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है वो हाई यील्डिंग वैरायटी का सिलेक्शन है, तभी जो है प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हम प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ा सकते हैं। एग्नोमिक मैनेजमेंट जिसे हम कह सकते हैं, या हम क्रॉप मैनेजमेंट जिसे हम कह सकते हैं, ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया को इंक्रीज करने के लिए। नंबर 2 है इंक्रीज इन एरिया, कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम एरिया का एक्सपेंशन कर दें। तो ये किसी स्टेट, एक फार्मर तो अपना इंडिविजुअल एरिया नहीं बढ़ा सकता। एक फार्मर के पास अगर 2 बीघा एरिया है तो 2 बीघा ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको बढ़ा देगा। तो ये जो एक्सपेंशन इन एरिया, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि हम किस तरह से जो एरिया में कल्टीवेशन नहीं हो रहा है उसको हम कुछ रिक्लेमेशन करें, उसको अंडर कल्टीवेशन लाएं। तो ये ब्रॉड एरिया पे है। हम अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो वहाँ क्रॉप ग्रो होगी, तो ओवरऑल जो कंट्री का, स्टेट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये 2 ट्रेडिशनल अप्रोच हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने की। प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा दें, ये फार्मर का काम रहता है, फार्मर लेवल पर रहता है। और इंक्रीज इन एरिया ये जो है गवर्नमेंट लेवल पर रहता है। हाँ, ये हो सकता है किसी फार्मर के पास कुछ एरिया ऐसा हो जो सैलाइन हो, जिसमें क्रॉप कल्टीवेट नहीं हो पा रही हो, तो उसको हम रिक्लेम कर लें। वाटर लॉक्ड एरिया हो तो उसमें हम कुछ मैनेजमेंट कर लें। तो उस लेवल पे, तो फार्मर लेवल पे कुछ एक्सटेंट तक हम एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो नए डायमेंशन है वो है इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब यह है कि हम जो एग्रीकल्चर में टाइम को कंसीडर करते हैं 1 ईयर कंसीडर करते हैं, 1 ईयर रोटेशन में। तो 1 साल में हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। कि अब ये कैसे होगा कि 1 साल में प्रोडक्शन बढ़ जाए? तो नंबर ऑफ क्रॉप्स को हम बढ़ाएं। अगर हम 2 क्रॉप ले रहे हैं तो हम 3 क्रॉप करें। अगर हम इंटर क्रॉपिंग नहीं ले रहे हैं, सिंपल क्रॉप ले रहे हैं खरीफ में, तो उसमें इंटर क्रॉपिंग कर लें तो 1 क्रॉप और बढ़ जाएगी। तो ये जो तरीका है इससे हम इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है इंक्रीज करनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ क्रॉप्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डबल क्रॉपिंग या ट्रिपल क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। या जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस, प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस। अब स्पेस का क्या मतलब है कि जो मान लीजिए फार्मर के पास एक एरिया है और ये इस एरिया में मान लीजिए कि ये कुछ क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है, तो ये इसके पास स्पेस अवेलेबल है। तो ये स्पेस में हम देख सकते हैं कि कुछ स्पेस अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो इसके साथ हम ऐसी क्रॉप ग्रो करें जो इसके साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन रखती हो, एलोलोपैथिक इफेक्ट ना हो और कंपटीशन इफेक्ट कम हो। तो ऐसे केस में हम जो है इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा पर यूनिट स्पेस। तो यहां जो अप्रोच होगी वो होगी इंटरक्रॉपिंग की। तो प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस बढ़ सकता है इंटरक्रॉपिंग से। तो ये जो नई अप्रोच है, ये न्यू अप्रोच है कि जिसके थ्रू हम क्रॉपिंग सिस्टम में इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो
तो ये मैंने आपको बताया क्या ऑब्जेक्टिव है और किसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्रॉपिंग सिस्टम के कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, या जिसे हम टाइप्स कहें। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें क्रॉपिंग सिस्टम का, तो ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है ब्रॉडली हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। नंबर एक है मोनोक्रॉपिंग और नंबर टू इज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब ये मोनो माने क्या है? मोनो माने देखिए सिंपल टर्म है, मोनो मतलब सिंगल, क्रॉपिंग मतलब क्रॉप। हम साल में केवल एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम हमारा ऐसा हो सकता है कि हम पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो हम केवल एक ही क्रॉप ग्रो करें उस एरिया में। जैसे ड्राई लैंड एरिया हो सकता है, मॉइस्चर की लिमिटेशन है, या कुछ रिसोर्स पुअर फार्मर्स हैं, पैसा उन पे नहीं है, सेकेंड क्रॉप ग्रो करने के लिए नहीं है, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्यूबवेल इरिगेशन नहीं है, तो रबी में पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, या इन्वायरमेंट ऐसा है कि रबी सीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रबी क्रॉप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि खरीफ सीजन में इतना हैवी रेनफॉल होता है तो क्रॉप ग्रो करना पॉसिबल ना होता हो, तो हम खरीफ में क्रॉप ग्रो ना कर रहे हो, रबी में कर रहे हो। तो मोनोक्रॉपिंग में जो रहता है केवल सिंगल क्रॉप होती है इन ए ईयर, सिंगल क्रॉप। अब इसमें एक पीरियड जो है फैलो रखना पड़ता है, फैलो जो है जरूर रहेगा इसमें। तो या तो हम खरीफ की क्रॉप ले लें तब फैलो कर लेते हैं, खरीफ क्रॉप कोई लें और उसके बाद हम फैलो पीरियड रखें। फैलो मतलब कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं, फील्ड को ऐसा छोड़ रहे हैं। यह हो सकता है कि खरीफ में फैलो हम कर रहे हो और रबी में क्रॉप ले रहे हो। तो इस तरह का सिस्टम ये मोनोक्रॉपिंग है कि केवल एक ही क्रॉप को ग्रो करना। तो इन जनरल ये जो मोनोक्रॉपिंग है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में रहती है, या जहां मॉइस्चर का लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है, वहां रहती है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग में मोर देन 2 और इक्वल टू 2 क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो जो करते हैं उसको बोलते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर हम दो क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम, अगर 2 क्रॉप्स हैं केवल तो उसको बोलते हैं हम डबल क्रॉपिंग। इसी तरह से अगर 3 क्रॉप्स हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रिपल क्रॉपिंग, 3 क्रॉप्स को एक ईयर में जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। और अगर 4 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रपल क्रॉपिंग। तो ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि बहुत सिंपल टर्म्स हैं, आप इसको जानते भी होंगे कि डबल क्रॉपिंग क्या है, ट्रिपल क्रॉपिंग क्या है, क्वाड्रपल क्रॉपिंग क्या है। जैसे राइस व्हीट है, ये डबल क्रॉपिंग है। अब मान लीजिए राइस व्हीट के बाद मूंग लेते हैं तो ये ट्रिपल क्रॉपिंग है। अब मान लीजिए मेज लिया, मेज के बाद पोटैटो लिया, शॉर्ट ड्यूरेशन पोटैटो लिया, फिर व्हीट लिया, फिर मूंग भी लिया, तो इसमें 4 क्रॉप आ गई, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रपल क्रॉपिंग। अब ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग होती है इसको भी हम कई तरीके से ले सकते हैं। जो मल्टीपल क्रॉपिंग लेने का जो तरीका है वो बहुत ही कॉमन है, वो है इंटर क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग के बारे में आप जानते हैं कि हम 2 क्रॉप को एक साथ ग्रो करके एक ही एरिया में एक ही टाइम पे 2 क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। इसी तरह से जो हो सकता है मिक्स्ड क्रॉपिंग हो सकता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में यह अंतर रहता है कि इंटर क्रॉपिंग में हम रो अरेंजमेंट रखते हैं, रो मेंटेन रखते हैं दोनों क्रॉप की, और मिक्स क्रॉपिंग में सीड को मिक्स कर दिया जाता है, फिर उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है, रो अरेंजमेंट नहीं रहता है। तो इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग है, क्योंकि इंटर क्रॉपिंग जब करेंगे 2 क्रॉप डेफिनेटली होंगी, 2 क्रॉप की, 3 क्रॉप की इंटर क्रॉपिंग हम कर सकते हैं। जनरली 2 ही क्रॉप की इंटर क्रॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, सीक्वेंस क्रॉपिंग, हम सीक्वेंस में ग्रो कर रहे हैं, सीक्वेंस और सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, जिसको हम क्रॉप रोटेशन भी हम जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि राइस व्हीट है, ये एक सीक्वेंस क्रॉपिंग है या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग है, जिसमें हम सीक्वेंस में ग्रो कर रहे हैं। और अनदर हो सकता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में इसको आप ऐसे समझें, ये रिले क्रॉपिंग जो वर्ड है रिले रेस से लिया गया है। जब रिले रेस होती है तो एक जो रनर होता है दौड़ने वाला दूसरे को पास करता है स्टिक, और वो फिर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह से
पास करके किया जाता है। तो रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि क्रॉप अब हार्वेस्ट होने से पहले ही जो नेक्स्ट क्रॉप है उसकी सोइंग कर दी जाती है। तो जो बाद में क्रॉप बोई जाती है उसको बोलते हैं सक्सीडिंग क्रॉप, और जो पहले बोई जाती है उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग क्रॉप। तो प्रीसीडिंग क्रॉप के हार्वेस्ट होने से पहले ही सक्सीडिंग क्रॉप की सोइंग कर दी जाती है। कब करते हैं? जब पहली क्रॉप प्रीसीडिंग क्रॉप रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है, तो उसका सीड को या तो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं या उसकी लाइनों के बीच में सोइंग कर देते हैं लाइन खींच करके। तो इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग, ओवरलैप क्रॉपिंग। ओवरलैप चूंकि उसमें करती हैं ओवरलैप क्रॉपिंग। तो इसमें दो स्टेज, मतलब कि प्रीसीडिंग क्रॉप की रिप्रोडक्टिव स्टेज और सक्सीडिंग क्रॉप की इमरजेंस स्टेज या अर्ली स्टेज ओवरलैप करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि राइस के फील्ड में वेस्ट बंगाल में और एमपी में भी और बिहार में भी क्या करते हैं, राइस के फील्ड में जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है तो राइस जब हार्वेस्टिंग स्टेज पर आती है उससे 15-20 दिन पहले, हार्वेस्ट होने से पहले लेथायरस का सीड या लेंटिल का सीड ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। तो जब राइस की क्रॉप हार्वेस्ट होती है तब वो जर्मिनेट शुरू हो जाती है, तो उसमें फील्ड प्रिपरेशन बच जाती है और जो मॉइस्चर होता है वो लेंटिल या लेथायरस के लिए यूज़ हो जाता है। तो ये है रिले क्रॉपिंग और ओवरलैप क्रॉपिंग। तो इसको पैरा या उतेरा भी कहते हैं, पैरा या उतेरा, उतेरा कल्टीवेशन। पैरा जनरली वेस्ट बंगाल और बिहार में बोलते हैं, उतेरा जो है मध्य प्रदेश एमपी में उतेरा बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिले क्रॉपिंग क्या है। और फोर्थ जो है वो है रैटून क्रॉपिंग। रैटून क्रॉपिंग में हालांकि ये हर क्रॉप में नहीं होती, शुगर केन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये रीग्रोथ से होती है। हमने शुगर केन को हार्वेस्ट किया नीचे से, फिर उसकी रीग्रोथ हो जाती है, फिर वो नेक्स्ट क्रॉप में डेवलप हो जाती है। इसमें कोई कल्टीवेशन नहीं करना पड़ता, फील्ड प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, फील्ड प्रिपरेशन बच जाती है। तो ये जो है रीग्रोथ के थ्रू होती है और ये शुगर केन में बहुत कॉमन है और शुगर केन में रैटून क्रॉपिंग की जाती है। तो ये जो है कुछ वेज हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के अपने इंडिया में। इंटर क्रॉपिंग और सीक्वेंस क्रॉपिंग बहुत कॉमन है और रैटून क्रॉपिंग शुगर केन में बहुत कॉमन है। तो इसमें आपको रिले क्रॉपिंग के बारे में पता होना चाहिए कि रिले क्रॉपिंग कैसे करते हैं, और इसमें दो स्टेजेस ओवरलैप करती हैं। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग मैंने बताया कि कौन कौन सी हैं। अब लेकिन ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग की जा रही है इसके कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। प्री रिक्विजिट ये है कि कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, उनके बिना मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके प्री रिक्विजिट क्या हैं कि जिनके बिना मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं हो सकती। तो देखिए कि अगर हम प्री रिक्विजिट देखें इसके, कि कोई भी जब हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो खरीफ सीजन में तो मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, मानसून कंट्री अपनी, मानसून से वर्षा से पानी रहता है। लेकिन रवि सीजन में मॉइस्चर की प्रॉब्लम होती है, तो रवि में क्रॉप ग्रो करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी होना जरूरी है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग अगर हम कर रहे हैं जिसका मतलब हम रवि की क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं और स्प्रिंग में भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो इरिगेशन फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो फिर मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं है, और रवि और स्प्रिंग क्रॉप फिर ग्रो नहीं कर सकते बिना इरिगेशन के। तो इरिगेशन फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है, और जहां भी इरिगेशन फैसिलिटी है वहीं मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल है। रेनफेड एरिया में या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जहां इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वहां डबल क्रॉपिंग बड़ा मुश्किल से होता है, नहीं होती, केवल सिंगल मोनोक्रॉपिंग होती है, या मोनोक्रॉपिंग में भी इंटर क्रॉपिंग लेते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग के टर्म्स में वहाँ होती है। तो इंटर क्रॉपिंग बहुत कॉमन है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में और रेनफेड एरिया में। दूसरा जो है मल्टीपल क्रॉपिंग जब हम कर रहे हैं तो हमको जो क्रॉप ग्रो करनी है एक ही साल में ग्रो करनी है, चाहे 2 करनी है या 3 करनी है, 4 करनी है। ड्यूरेशन हम पे 1 ईयर है, 365 डेज ही हैं। तो ऐसे उसमें अगर हम 3 या 4 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उनकी ड्यूरेशन कम होनी चाहिए। अगर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वो पूरे 1 साल में फिट नहीं हो पाएंगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है इसमें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी क्यों जरूरी है। हालांकि देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी की जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी से कम है। जो जैसे हम हाइब्रिड देखें लॉन्ग ड्यूरेशन के, जैसे मेज में लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड है, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल कम है, बायोमास प्रोडक्शन कम है।
लेकिन जब हम ट्रिपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्वाड्रपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, पूरे उसमें हम प्रोडक्शन निकालें पर यूनिट टाइम, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी का प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम ज़्यादा आएगा। तो जहां भी हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है वहां मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल है। ये नेक्स्ट जो है थर्मो इंसेंसिटिव वैरायटी होनी चाहिए, थर्मो एंड फोटो इंसेंसिटिव। अगर ये थर्मो एंड फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी है तो हम किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। रबी में कर सकते हैं, स्प्रिंग में कर सकते हैं, थोड़ा अर्ली से रबी में थोड़ा अर्ली हम सोइंग कर सकते हैं, तो उनका फिट वो हो जाती है वैरायटी, फोटो इंसेंसिटिव है या थर्मो इंसेंसिटिव वैरायटी है, क्योंकि उन पर टेम्परेचर का, फोटो पीरियड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और फ्लावरिंग स्टेज में वो आ जाएंगी और अच्छी ईल्ड मिलेगी। नेक्स्ट देखिए कि जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो जो हमने एक क्रॉप ली उसको हार्वेस्ट करके दूसरी क्रॉप की सोइंग बहुत जल्दी करनी जरूरी है ताकि टाइम को सेव किया जा सके। वो तभी पॉसिबल है कि हम जब मैकेनाइज्ड हमारी सोइंग हो, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग हो और मैकेनिकली उसमें इंटर कल्टीवेशन हो। अगर मान लीजिए राइस क्रॉप है, उसको लेबर के थ्रू हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंबाइन के अगर चला रहे हैं तो एक दिन में ही पूरी एरिया की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो मैकेनाइजेशन या मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है, तो मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा सोइंग करने में और उसमें। फिर जो लेबर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव हमारे कुछ क्रॉपिंग सिस्टम रहते हैं ताकि टाइमली हमारे ऑपरेशंस हो जाएं। फिर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो खेती की मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगी, ज़्यादा क्रॉप्स ले रहे हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा लगेगा, सीड लगेगा, इरिगेशन लगेगी, तो सब में क्या है, कॉस्ट है, तो मनी का होना ज़रूरी है। अगर मनी नहीं है तो फिर मल्टीपल क्रॉपिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। यही रीज़न है कि हमारी कंट्री में अधिकतर फार्मर्स जो रिसोर्स पुअर हैं या मनी नहीं है तो मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाते, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं उनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, सीड ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट फिर ज़्यादा चाहिए ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने में, तो उन पर इतना पैसा नहीं रहता है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग एक कांस्टेंट उनके लिए बन जाती है। तो ये मैंने आपको प्री रिक्विजिट बताए कि कौन कौन सा जो है प्री रिक्विजिट है। दूसरा जो है वो हम कह सकते हैं कि टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट। टाइमली अवेलेबिलिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसका टाइम बिल्कुल बहुत कम है उसकी सोइंग में, क्योंकि हमको हार्वेस्ट करके नेक्स्ट क्रॉप भी बोनी है। तो अगर हमको सीड प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला, सोइंग लेट हो गई तो उसकी हार्वेस्टिंग लेट होगी, जब उसकी हार्वेस्टिंग लेट होगी तो नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग भी लेट हो जाएगी, तो सिस्टम में फिट नहीं होंगी। इसलिए टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, चाहे इनपुट सीड है, चाहे इनपुट फर्टिलाइजर है या वाटर की अवेलेबिलिटी है, टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये प्री रिक्विजिट है मल्टीपल क्रॉपिंग के, कि अगर ये चीज़ें हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको समझाया कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है और क्रॉपिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। 3 मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए, रिसोर्स यूज, स्टेबिलिटी प्रोडक्शन और हायर रिटर्न, और इसके डायमेंशन क्या है या हम कैसे उसको ऑब्जेक्टिव करते हैं उसके 4 मैंने बताया, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया थ्रू वैरायटी मैनेजमेंट, दूसरा बताया कि इंक्रीज इन एरिया, फिर प्रोडक्टिविटी इन टाइम जिसको हम इंटेंसिफिकेशन इन टाइम बोलते हैं, और फिर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट स्पेस। तो स्पेस इंटेंसिफिकेशन, टाइम इंटेंसिफिकेशन बहुत जरूरी है। टाइम इंटेंसिफिकेशन हम कैसे करते हैं, एक साल में कई सारी क्रॉप को उगा के। स्पेस इंटेंसिफिकेशन कैसे करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करके। फिर मैंने आपको बताया कि 2 क्लासिफिकेशन, 2 हम उसमें कर सकते हैं क्रॉपिंग सिस्टम को, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। और मल्टीपल क्रॉपिंग भी मैंने आपको बताई कि इंटरक्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग है, सिक्वेंशियल है और ओवरलैपिंग है और रैटून क्रॉपिंग है। और प्री रिक्विजिट ये मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। अगर आपको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो अगर क्वेश्चन को घुमा के ही पूछा जाएगा या कुछ रीजनिंग असर्शन में पूछा जाएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।